आप देख रहे हैं क्वेश्चन। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। नोटबंदी आज 36 दिन पूरे हो चुके हैं और 37वां दिन गुजर रहा है। हम सब कतार में खड़े हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि शायद कुछ कैश मिल जाए तो जिंदगी आसान हो जाए। बैंक में दोपहर बाद पहुंचिए तो कैश नहीं है। एटीएम में कभी कभी कैश है, कभी कैश नहीं है। कैश न होने की स्थिति आज इतनी आम हो चुकी है कि हम मानने लगे हैं कि हम कैश लेस हो गए हैं, यानी कि कैश नहीं है। लेकिन अगर आप काले धन का कारोबारी हैं, अगर आपके पास काला धन है और अगर आप अपने काले धन को बदलना चाहते हैं, जिसमें आपके पास पुराने नोट हैं और आप नए नोट पाना चाहते हैं, आपके लिए दिक्कत की कोई बात नहीं है साहब। वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर देश भर के आंकड़े को आप देखें, जगह जगह जो छापेमारी हो रही है और जिसमें जो नए नोट बरामद किए जा रहे हैं गुलाबी गुलाबी 2-2 हज़ार रुपए के, ये प्रदर्शित करते हैं कि देश में काला धन को सफेद करने का गोरखधंधा बड़े पैमाने पर चल रहा है और खास करके पिछले 38 दिनों में फल फूल रहा है। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? क्या सरकार ध्यान नहीं दे रही? छापे जबरदस्त तरीके से पड़ रहे हैं और यह बात प्रदर्शित करती है कि सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन यह धंधा इसलिए फल फूल रहा है क्योंकि हमारा सिस्टम पूरी तरीके से ढह चुका है, चरमरा चुका है, बर्बाद हो चुका है। आइए आपको दिखाते हैं। तकरीबन 300 करोड़ से ज्यादा रुपए बरामद किए गए हैं सरकार के द्वारा तमाम छापों में। इससे कम से कम 100 गुना ज्यादा पैसा बदला जा चुका है। जरा आप अंदाजा लगा सकते हैं हम कितने करोड़ों रुपए की बात कर रहे हैं? देखिए रिपोर्ट। दिल्ली के करोल बाग से 3 करोड़ 25 लाख जब्त। चंडीगढ़ में 2 करोड़ 18 लाख की नई करेंसी बरामद। गोवा में 68 लाख रुपए जब्त। ठाणे में मिली 1 करोड़ 40 हजार की रकम। रायगढ़ से बरामद हुई 16 लाख की काली कमाई। करोड़ों की काली कमाई काले धन के गोदाम से बरामद की गई। ब्लैक मनी के मैनेजर इसे ठिकाने लगाने में कामयाब होते उससे पहले ही सारा खेल बेनकाब हो गया। दिल्ली के करोल बाग के एक होटल में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और क्राइम ब्रांच ने छापा मारकर 3.25 करोड़ की करेंसी बरामद की है, जो सूटकेस के अंदर लिफाफे में रखे गए थे। ब्लैक मनी का मास्टरमाइंड मुंबई का एक हवाला कारोबारी है। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 3.25 करोड़ मिला है और 5 लोग मिले। 5 लोग में जो मेन आदमी है वो है अंसारी अफान, सन ऑफ अख्तर हुसैन, हुसैनी बिल्डिंग, मौलाना आजाद रोड, मदनपुरा, मुंबई। बाकी चारों इसके लिए काम कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक इन हवाला कारोबारियों के काम करने का तरीका इतना शातिर था कि एयरपोर्ट की सुरक्षा को भी चकमा दे जाते। अगर शक हो किसी अधिकारी को तो ये बता सकें कि इसके अंदर लैंडलाइन टेलीफोन्स हैं जो कि दिल्ली से ये लोग मुंबई लेके जा रहे हैं। विशेष तौर पर जो एक्सपर्ट पैकिंग करने वाले थे उनकी मदद ली गई थी। इन 5 लोगों के पास से जो रकम बरामद हुई थी उसको इनकम टैक्स ने जब्त कर लिया है। साथ ही 5 लोगों से इनकम टैक्स पूछताछ भी कर रही है। काले धन के खेल में चंडीगढ़ का नाम भी जुड़ गया, जहां एक कपड़ा व्यापारी के ठिकाने से 2 करोड़ 18 लाख की करेंसी जब्त की गई। हैरानी की बात यह है कि इसमें 17 लाख 74 हजार की नई करेंसी भी है। दिल्ली से रुमानुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज़ नेशन। अनुमान लगाया जा रहा है कि अब तक देश भर में तकरीबन 100 करोड़ रुपए के आसपास नए नोट में बरामद किए गए हैं तमाम छापों में। अगर छापे में सिर्फ 100 करोड़ के आसपास बरामद किए गए हैं तो आप सोच सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर यह गोरख धंधा चल रहा है। आज हम बस यही सवाल उठाना चाहते हैं कि अगर यह पैसा जो गोरख धंधे के तौर पर लोगों तक पहुंच रहा है, अगर ना पहुंच रहा होता और बैंकों में होता तो जरा सोचिए कितने करोड़ों लोगों की जिंदगी आसान हुई होती। देश भर में छापेमारी में नई करेंसी की गड्डियां मिल रही हैं। गुलाबी नोटों की गड्डियों से साफ है कि ब्लैक मनी वाले किस तरह गुलाबी मनी का जुगाड़ कर चुके थे। रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में 325 करोड़ रुपए 2000 के नोट के रूप में जब्त किए गए हैं। ये इतनी बड़ी रकम है कि इससे देश भर के 2521 एटीएम में रुपए भरे जा सकते थे। अगर ये सभी रुपए एटीएम में होते तो एक दिन में 2500 रुपए के हिसाब से 13 लाख लोग एटीएम से पैसे निकाल सकते थे। 24,000 रुपए के हिसाब से 1,35,417 लोग बैंकों से एक दिन में अपने पैसे निकाल सकते थे। बैंकिंग सिस्टम में कमीशन का जाल बिछाकर काले धन के धन कुबेर चांदी काट रहे थे।
आरबीआई के मुताबिक 8 दिसंबर तक 4 लाख करोड़ रुपए के नए नोट सर्कुलेशन में भेजे जा चुके हैं, जिनमें ज्यादातर 2000 के नोट ही हैं। अगर नए नोटों का फर्जीवाड़ा न होता तो कैश की इतनी किल्लत न होती। We have issued elaborate instruction to all the bank management to do the central data checking, and whenever they find any inconsistency, it should be pursued further through their internal audit mechanism. दिल्ली के 30% एटीएम में जरूरत के हिसाब से पैसे डाले जा सकते थे, जिससे लोगों को राहत भी मिलती और उन लोगों की शिकायतें दूर होती जो बार बार लाइन में लगने के बावजूद एटीएम से पैसे नहीं निकाल पाए। टीम न्यूज़ नेशन। मोदी सरकार उन तमाम बैंकों पर और बैंक कर्मचारियों पर हंटर चलाने की तैयारी कर रही है जो फर्जीवाड़ा के इस अखाड़े में सामने आए हैं। आइए जरा अब आपको दिखाते हैं कि सरकार की योजनाएं अपने आप में बड़ी सुनहरी हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है। आइए आपको दिखाते हैं कैसे बैंक के कर्मचारी, कुछ दलाल, कुछ ऑपरेटर्स कैसे लोगों के काले धन को सफेद कर रहे हैं और पुराने नोट को बदलकर नए नोट उनको दे रहे हैं। और ये सिस्टम बड़े धड़ल्ले से चल रहा है, ऐसे चल रहा है जैसे कि क्या कहा जाए, बैंकिंग सिस्टम भी इतनी मुस्तैदी से नहीं चलता जिस मुस्तैदी से ये ब्रोकर्स, दलाल अपने धंधे को चला रहे हैं। 500 और 1000 के पुराने नोट बंद हुए तो काले धन के धन कुबेरों का नया खेल शुरू हो गया। वो बैंकिंग सिस्टम की खामियों से बेखबर नहीं थे, लिहाजा पुराने को नए नोटों में तब्दील करने में जोर शोर से जुट गए ये नटवरलाल और आजमाने लगे काले धन को गुलाबी नोटों में बदलने के तमाम हथकंडे। फर्जी खातों के जरिए नोट एक्सचेंज, केवाईसी नियमों में फर्जीवाड़ा, जनधन खातों का गलत इस्तेमाल, पुराने नोटों से डिमांड ड्राफ्ट बनवाने का खेल, भ्रष्ट कैशियर के जरिए नोट एक्सचेंज, माइक्रो फाइनेंस एजेंट के जरिए खेल। दिल्ली में हुई आईटी ग्रेड में पता चला था कि 44 फर्जी अकाउंट्स में करीब 100 करोड़ रुपए जमा कराए गए। 5 बैंक अफसरों से पूछताछ भी की गई। आयकर विभाग और ईडी के रडार पर 300 से ज्यादा जनधन अकाउंट हैं, जिनमें 8 नवंबर के बाद भारी लेन देन हुआ। लेकिन ये महज दिल्ली का ही मामला नहीं है, बल्कि साउथ इंडिया से बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े के मामले सामने आए हैं। बैंकिंग सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाकर पर्दे के पीछे से ब्लैक को व्हाइट में करने का गेम चल रहा है, जिसे रोकना सबसे बड़ी चुनौती है। मोदी सरकार के रडार पर वो बैंक हैं जहां फर्जीवाड़ा हुआ। ऐसे में 30 दिसंबर के बाद मोदी सरकार कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। तो हमने आपको जमीनी हकीकत तो दिखा दी, अब जरा संसद की हकीकत भी दिखाते हैं। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने नोटबंदी के मुद्दे पर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना ही नहीं साधा, बल्कि उनके चरित्र पर भी सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार किया है और उसके सबूत उनके पास हैं। बस वो चाहते हैं कि इस सबूत को लोकसभा के सदन में रखें, सदन के पटल पर रखें। सवाल ये उठता है कि अगर उनके पास तमाम सबूत हैं तो फिर उन सबूतों को सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे? क्या वो अपने लिए अपनी जान बचाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं? क्योंकि लोकसभा में अगर इन बातों को रखा गया तो उनके ऊपर बाहर कोई मुकदमा नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी सांसद पर किसी भी अदालत में लोकसभा में कही बात को लेकर मुकदमा नहीं हो सकता। क्या है पीछे का खेल, देखिए हमारी रिपोर्ट। प्रधानमंत्री जी पर्सनली डरते हैं, प्रधानमंत्री घबराए हुए हैं, क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन है जिससे उनका पूरा गुब्बारा फटेगा और वो हमें अंदर बोलने देना नहीं चाहते हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का ये पीएम मोदी पर अब तक का सबसे बड़ा हमला है। राहुल ने पीएम मोदी पर न केवल भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, बल्कि संसद में उन्हें नहीं बोलने देने का आरोप भी बढ़ाया। राहुल के निशाने पर कोई था तो वो थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सरकार चर्चा को रोक रही है। नॉर्मली आमतौर से ऑपोजिशन रोकती है, पहली बार हमने देखा कि ऑपोजिशन बैठी है, सरकार के लोग खड़े हैं कि भैया चर्चा नहीं होनी चाहिए। सवाल उठता है कि आखिर राहुल गांधी के पास ऐसी कौन सी जानकारी है जिसके खुलासे से बवंडर खड़ा हो जाएगा? अगर ऐसा है तो राहुल गांधी सारे सबूतों को सार्वजनिक क्यों नहीं करते? बीजेपी कुछ ऐसी ही दलील के साथ राहुल पर पलटवार कर रही है। राहुल गांधी को सोचना चाहिए समस्या कहां है, प्रॉब्लम कहां है। वो भारत के 1.25 करोड़ जनता के सामने, पूरा 125 करोड़ जनता के सामने वो पूरा एक्सपोज हो चुके हैं। बेबुनियाद बोलते हैं राहुल गांधी और बेशर्मी से बोलते हैं। आए सदन में बहस करें, हमारा जवाब भी सुने। जाहिर है सियासत में आरोप प्रत्यारोप कोई नई बात नहीं,
लेकिन कुछ ही दिनों में राहुल ने सरकार पर कई बड़े हमले किए हैं। पहले खुद के बोलने पर सियासी भूकंप आने की बात कही और फिर बगैर सबूतों के पीएम के दामन पर कीचड़ उछालने से भी बाज नहीं आए। नोटबंदी पर छिड़े संग्राम के बीच अब राहुल गांधी के निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी हैं। आरोप भ्रष्टाचार को लेकर है तो वहीं बीजेपी कह रही है कि अगर सबूत है तो राहुल गांधी पेश करें। देश देखना चाहेगा कि भूकंप आता है या फिर पैरों तले जमीन खिसकती है। वीडियो सुभाष चंद के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। चाहे पैर के नीचे से जमीन खिसके या भूकंप आए, लेकिन हमारी जेब से पैसे जा रहे हैं और ये बात हम आपको ताल की ठोक पर कह सकते हैं। और वो इसलिए क्योंकि संसद को चलाने में प्रति घंटा 2.75 करोड़ रुपए यानी कि 2.25 करोड़ रुपए खर्च होता है। 90 घंटे खत्म हो चुके हैं। 100 घंटे बर्बाद होने वाले हैं इस सदन में। इस पूरे सत्र में 100 घंटे खत्म हो जाएंगे, यानी 300 करोड़ रुपए सिर्फ बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा में कोई चर्चा नहीं होगी। इस पैसे की बर्बादी के जिम्मेदार कौन है? विपक्ष, सत्ता पक्ष, वो तमाम सांसद जो अपनी तनख्वाह लेकर अपने अपने क्षेत्र में वापस चले जाएंगे, या हम तमाम लोग जो टैक्स के जरिए संसद को चलाने के लिए अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा देते हैं? आखिरकार इसका जवाबदेह कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी, तमाम सांसद, या यूं कहें कि हम सब भी मौन धर लें, क्योंकि हमारा कैश इस तरीके से नाली में बहाया जा रहा है। विपक्ष के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष हाउस नहीं चलने दे रहा। मैं ये बताना चाहती हूँ, एक पुरानी कहावत है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सत्तारूढ़ दल की हिम्मत नहीं पड़ रही सदन चलाने की, सिर्फ इसलिए कि राहुल गांधी ने कह दिया है कि मेरा सीधा आरोप भ्रष्टाचार का प्रधानमंत्री पर है। सामने जो बाकी नुकसान हुआ है वो हजारों करोड़ का हो गया, क्योंकि जीएसटी रुक गया। जीएसटी रुकने के कारण जो टैक्स में सरलता और देरी से आएगी, विश्वसनीयता कम होगी, उससे हजारों करोड़ का नुकसान होगा। अनुमान के मुताबिक लोकसभा की कार्यवाही आज यानी 14 दिसंबर तक 19 दिन तक चली है, जिनमें 90% वक्त बर्बाद हुआ है। इस हिसाब से 150 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। राज्यसभा की भी यही स्थिति है। राज्यसभा की कार्यवाही आज यानी 14 दिसंबर तक 19 दिन तक चली है, जिनमें 90% वक्त बर्बाद हो चुका है। इस हिसाब से 110 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। 3 करोड़ रुपया प्रति घंटा जो है वो जो है दोनों हाउसेज में बर्बाद हो रहा है। ये जो है वो गाढ़ी कमाई का है। अगर आपको डिस्कस करना है, डिबेट करना है, कोई सुझाव देना है तो आप सुझाव दीजिए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू को लेकर आज राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ। विपक्ष रिजिजू पर घोटाले का आरोप लगा रहा है तो रिजिजू समेत केंद्र सरकार बार बार यही कह रही है कि भाई पत्र ही तो लिखा सिफारिश में, इसमें गलत क्या किया। अब आइए देखिए, सिफारिशी पत्र को भी अब सही माना जाता है। देखिए रिपोर्ट। नोटबंदी के बाद अब विपक्ष के निशाने पर आ चुके हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू। किरण रिजिजू पर विपक्ष घोटाले का आरोप लगाकर इस्तीफे की मांग कर रहा है। राज्यसभा में विपक्ष ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया तो सरकार भी रिजिजू के समर्थन में नजर आई। The government is trying to whitewash something. Sir, probity demands, transparency demands, which the Prime Minister is committed to. Since this has come out in public domain, it has been widely reported by the national media. The report is in public domain. Examine every fact. The allegation made by the Congress party is totally false and fabricated. There is no allegation whatsoever. दरअसल अरुणाचल प्रदेश के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में 450 करोड़ रुपए के कथित घोटाले के मामले में एक ऑडियो टेप सामने आया है। इस टेप में दावा किया जा रहा है कि रिजिजू के रिश्तेदार और कॉन्ट्रैक्टर की विजिलेंस अफसर के साथ बात हुई है। दावा है कि इस बातचीत में कॉन्ट्रैक्टर ने 17 बार भैया कहकर रिजिजू का जिक्र किया है। रिजिजू पर आरोप है कि उन्होंने कजिन को जल्दी पेमेंट दिलवाने के लिए पावर मिनिस्ट्री को लेटर भी लिखा था। हालांकि इन सभी दावों को केंद्रीय मंत्री पूरी तरह से निराधार बता रहे हैं। साथ ही इसके पीछे कांग्रेस की साजिश होने की बात कह रहे हैं। कांग्रेस ने मेरे ऊपर उंगली डाल करके, मेरे दामन में हाथ डाल करके बहुत बड़ा गलती की और उसका पूरा नतीजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। जाहिर है किरण रिजिजू पर लगे आरोपों में कितनी सच्चाई है, इस बात का पता तो जांच के बाद चलेगा।
लेकिन इस इल्जाम ने सरकार की मुश्किल थोड़ी बढ़ा जरूर दी। रविकांत राय, न्यूज नेशन, दिल्ली। और आइए आपको दिखाते हैं कैसे कश्मीर को एक बार फिर से आग पर डालने की बात चल रही है। जी हां, कैसे उसे फिर से दहलाने की कोशिश की जाए, इसे लेकर हाफिज सईद, जो कि पिछले कुछ दिनों से बिल्कुल गायब था, अंडरग्राउंड था, एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। वीडियो जारी कर उसने कश्मीर में लोगों को भड़काने की कोशिश की है और कैसे एक बार फिर पाकिस्तान आतंक के इस नेटवर्क के जरिए हिंदुस्तान को दहलाने की कोशिश कर रहा है, ये उसका जीता जागता सबूत है। पाकिस्तान ने जब सरहद पार से नापाक हरकतों को जारी रखा तो कुछ इस अंदाज में उसे जवाब दिया गया था। पाकिस्तानी फौज की गोलाबारी का हिंदुस्तान ने करारा जवाब दिया और इस जवाब की दहशत हाफिज की जुबान से भी सुनाई दी। मजीद जुल्म यह किया कि LOC पर मुसलसल फायर और कश्मीर के वो उस हिस्से पर जिसको आज़ाद कहा जाता है उसके ऊपर इतना फायर किया कि लोगों को हजारों की तादाद में नकल मकानी पर मजबूर होना पड़ा। अपने इस वीडियो में हाफिज ने एक के बाद एक कई झूठ बोले। हाफिज को सरहद पार हुए लोगों का दर्द दिखाई दिया, लेकिन वो जख्म नहीं जो हिंदुस्तान को मिले हैं। इस सर्दी के मौसम में लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े और अपने जानवरों को लेकर और अपने बच्चों को उठाकर इस सर्दी के मौसम में वो खुले आसमान तले बहुत बड़ी तादाद में पड़े हैं। वीडियो के आखिर में हाफिज ने एक बार फिर अपने नापाक इरादों को बयां किया और बातों बातों में बता दिया कि कश्मीर को नुकसान पहुंचाने वाले आतंकियों के हाथ सीधे पाकिस्तान से मिले हुए हैं। एक कश्मीर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। 15 दिसंबर जुमेरात के दिन मुजफ्फराबाद में एक अजीमुशान कश्मीर कॉन्फ्रेंस मुनक़िद होगी, जिसमें कश्मीर और पाकिस्तान की जमातों के मुक़्तदर रहनुमा, जमातों के कायदीन उसके अंदर शिरकत करेंगे। चाहे हाफिज हो या फिर मौलाना मसूद या ज़कीउर रहमान लखवी, कश्मीर में हर गलत हरकत का मुंहतोड़ जवाब मिलने से पूरी आतंकी कंपनी डरी सहमी नजर आती है।